अच्छा, हमारी ये वीडियो जो है अराउंड 20 मिनट्स की होगी, लेकिन इसके अंदर हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स के 3 की हेड्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, उस पर बात की जाएगी। तो भाई एकदम ही ध्यान से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट द वीडियो यू विल हैव टू बी वेरी अटेंटिव। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के की एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। अकाउंटिंग के पिलर्स कह सकते हैं आप उनको, अकाउंटिंग के हेड्स कहलाते हैं वो। द मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग दे आर कॉल्ड हेड्स ऑफ अकाउंट्स, या पिलर्स भी कह लें आप, कि जिस पे अकाउंटिंग की बुनियाद, फाउंडेशंस हैं। दे आर एसेट्स, liabilities, capital, revenue, which is also called income, and expenses. अच्छा, हेड्स ऑफ अकाउंट्स को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं। अभी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी ऑल ओवर द प्लेस होंगी। आई मीन थिंग्स विल नॉट बी सो कलेक्टेड राइट नाउ। कुछ ना कुछ बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा। बाद में हिरार्की खुद ही बनती चली जाएगी कि आप ये सोचोगे एक पैटर्न के अंदर लर्न करें, इमेजिनेशन नहीं बन पा रही, तो वो बन जाएगी। आप असली मिसाल ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नए मोहल्ले में जाते हैं, तो वहाँ पर नए नए लोगों से मिलते हैं, और कोई एक दो बंदे हैं जो आपके गाइड बन जाते हैं, शुरुआत में आपसे मिल लेते हैं, और फिर वो सबसे मिलवाते हैं कि भाई ये गली के कोने पे रहते हैं, ये जो हैं बेकरी के ओनर का बेटा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके लिए सब न्यू होता है। आप हर चीज़ को बस देख रहे होते हो कि चलो यार टाइम हमें बता देगा क्या कैसे है। आप हर रिलेशन के अंदर रुक के ये नहीं सोचते यार क्या कनेक्टिविटी है। यू जस्ट वेट एंड थिंग्स जस्ट गेट अंडर अ पैटर्न विद टाइम। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ बीच में मैं बताता चला जाऊँगा, और वो सारी चीज़ें इन पैटर्न आ जाएंगी आफ्टर सम टाइम। फिर भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न में रहें। देखिए, हमने सबसे पहले हेड्स ऑफ अकाउंट्स सीखना शुरू किया है, जिसमें एसेट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं, वो हम एक एक करके कवर करेंगे। उनको कवर करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कवर करना चाहता हूँ, जो कि अकाउंटिंग पीरियड के हवाले से है, कि हर बिज़नेस का एक जो है ना एक पीरियड होता है। मतलब बिज़नेस तो थ्रू आउट द टाइम चलेगा, वो तो हमेशा ही चलेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड हमें चाहिए होता है, फिक्स करना होता है, कि जिसमें हम उसकी रिपोर्टिंग करें, जिसमें हम हमारे ओनर को रिपोर्ट करें कि भाई क्या आपके प्रॉफिट्स हुए हैं, क्या जो है ना अखराजात हुए हैं, आपके पास कितना पैसा रह गया बिज़नेस के अंदर, आप कितना थ्रू आउट द ईयर निकलवा चुके हैं। इन शॉर्ट एक टाइम पीरियड चाहिए जिसमें हम उसको अकाउंटिंग करके दें, उसके अकाउंट्स क्लोज करके दें, उसको पता है भाई फाइनल बैलेंसेस ये हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स आप उसके बाद करेंगे। तो हम अकाउंटिंग पीरियड पे पहले बात कर लेते हैं कि बिज़नेस एक अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान जो है अपने सारे अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ करता है, और इसका कोई ओपनिंग टाइम होता है अकाउंटिंग पीरियड का। पहली तारीख जनवरी की कर लो सन 2016 फॉर एग्ज़ाम्पल, टिल 31 दिसंबर सन 2016, दिस इज़ अकाउंटिंग पीरियड। तो इसी के दरमियान एक बिज़नेस अकाउंटिंग करता है, और अपने अकाउंट्स सारे एक क्लोजिंग डेट होती है उसमें क्लोज करता है। फिर नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स जो है वो 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट होंगे और 31 दिसंबर 2017 तक चलेंगे। ये 2-3 टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, foreseeable फ्यूचर और अनफोर्सिएबल फ्यूचर।
फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब 12 मंथ्स फॉर बिजनेस या 1 अकाउंटिंग पीरियड, और अनफोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब ग्रेटर देन 12 मंथ्स, मतलब इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टाइम। चले जी, अब एक एक करके हेड्स ऑफ अकाउंट्स पे बात कर लेते हैं। लेट्स कवर एसेट्स फर्स्ट। एसेट्स क्या है हमारे लिए? इनको इन उर्दू के अंदर हम सिंपली कह देते हैं असासे। बिजनेस की रिसोर्सेज, बिजनेस के असासे, वो एसेट्स कहलाते हैं। इसकी भी हम किताबी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं। वो रिसोर्सेज जो बिजनेस यूज़ करता है और उनको यूज़ करके एक बिजनेस चलता है, वो सारी रिसोर्सेज एसेट्स कहलाती हैं। रिसोर्सेज यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स एक्टिविटीज़। डे टू डे बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बिजनेस चलता है, दोज आर कॉल्ड एसेट्स। बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या होते हैं, उनकी हम मिसालें ले लेते हैं। बिजनेस की जो ज़मीन है जिस पे बिजनेस हो रहा है वो एक एसेट है। लैंड, उस लैंड के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वो एक एसेट है। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर अगर फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है तो वो भी एक एसेट है बिजनेस के लिए। और मिसाल ले लें इसकी, तो कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, जैसे फोटोकॉपी मशीनरी, इस तरह की चीज़ें, ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। इसके अलावा बिजनेस के अंदर जो माल रखा हुआ है, अब एक कुछ सुपर स्टोर है, उसके अंदर जो इन्वेंट्री रखी हुई है रैक्स वगैरह पे और ये सब, ये बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है सारी। और एक चीज़ होती है डेटर्स, इनको हम कह सकते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ये रिसीवेबल्स होता है हमारे, ये वो पैसा जो हमने रिसीव नहीं किया अभी कस्टमर से और कस्टमर हमें देगा। कस्टमर अगर पैसा दे चुका होता तो हमारे पास या तो चेक देता, बैंक अकाउंट में जाता, या कैश देता, तब भी वो एसेट होता। पैसा नहीं दिया तब भी वो एसेट है कि हमें पैसा लेने बाकी है। उसने किसी किस्म की हमें स्लिप साइन करके दे दी, उस स्लिप को हम कह रहे हैं डेटर्स की स्लिप है, या उसको हम कह रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल है। अच्छा, इसी तरीके से जो बैंक के जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा रखा है वो भी बिजनेस के लिए एसेट है, और जो बिजनेस के पास कैश रखा हुआ है हार्ड कैश के फॉर्म में, वो भी बिजनेस के लिए एसेट है। दीज ऑल आर एसेट्स जो कि बिजनेस यूज़ करता है और उनके ज़रिए बिजनेस उसका डे टू डे रन होता है। अब इन एसेट्स में से मैंने दो अलग अलग कॉलम्स इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जो है ना थोड़े से ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, और ये वाले जो हैं ये समझ ले शॉर्ट टर्म एसेट्स है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है, दीज वंस, यह हमारे नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो जो कि हमारे बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा चलेंगे, इसको हम कह सकते हैं करंट एसेट्स पर। ये बैड कलर है, ट्राई दिस वन। ये हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं कि ये 1 साल के अंदर अंदर टर्नओवर हो जाते हैं। हमारा कैश जितना रखा हुआ है बॉक्स में रोज़ इधर उधर हो रहा होता है, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। डेटर्स जो है हमारे वो पैसे दे ही रहे होते हैं। उमूमन यही होता है 1-2 महीने के अंदर ही डेटर्स से पेमेंट्स मिल जाती हैं हमें। हम उनको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे भी दें तो 6 महीने चला जाएगा ज़्यादा। उमूमन डेटर्स जो भी हैं हमारे, जो कि अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट से जितनी भी, वो भी हमारे साल के अंदर अंदर ही हमें रिकवर हो जाते, तो वो भी करंट एसेट्स हैं। इन्वेंट्री जो हमारा माल रखा है वो भी विद इन अ ईयर
जो है आता जाता रहता है, तो वो भी हमारे लिए करंट एसेट है। दीज ऑल आर करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स है हमारे, और ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। अच्छा, एक और कैटेगरी है, उसको मैं ज़्यादा फर्दर डिफाइन नहीं करूँगा। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, वो एसेट जो छुए जा सकते हैं, वो एसेट जो नहीं छुए जा सकते। यहाँ मैंने जितनी भी मिसालें लिखी हैं वो सारी टेंजिबल एसेट्स की हैं, जिनको यू कैन टच। इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, जिसकी एक मिसाल फ़िलहाल मैं दे देता हूँ। सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स आर इनटेंजिबल एसेट्स। वो भी सॉफ्टवेयर भी देखा जाए तो नॉन करंट एसेट ही हमारा, बिकॉज अगर एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है या वेबसाइट बनवाई है किसी से, तो वो चलाती है, उसी वेबसाइट को अपडेट करते रहते हैं और उसी को यूज़ करते रहते हैं, तो दे आर इनटेंजिबल एसेट्स, और वो नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। और बाकी जो मैंने ये सर्कल्स के अंदर सर्कल्स या बॉक्सेस बना के जो लिखे हैं, दे आर टेंजिबल एसेट्स, ऑल ऑफ देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लायबिलिटीज। एक बिजनेस के लिए लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटी कहते हैं ऑब्लिगेशन को, किसी किस्म की भी ऑब्लिगेशन जो आपको पे करने की है। ऑब्लिगेशन टू पे इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब एक बिज़नेस के लिए लायबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि बिज़नेस किसी जगह पर एक महीना रह लिया, मतलब दुकान एक महीना गुजर गया तो एक महीने का किराया बिज़नेस को देना है, तो दैट्स रेंट पेएबल, दैट्स एन ऑब्लिगेशन टू पे। जिस तरीके से कस्टमर को माल बेचते हैं उससे पैसे नहीं लिए हमने, वो हमारे लिए पैसे होते हैं रिसीवेबल। तो इसी तरीके से हम किसी से माल ख़रीदें, हम अपने सप्लायर से माल ख़रीदें और उसको हम पैसे ना दें, तो वो हमारे लिए अमाउंट पेएबल कहलाती है। अकाउंट्स पेएबल के नाम से हम उसको रखते हैं, या हम क्रेडिटर के नाम से लिखेंगे, बल्कि बेटर इज। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स बोलो या अकाउंट पेएबल बोलो, या ट्रेड पेएबल भी बोल सकते हैं हम आप इसको, ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं। इसी तरीके से एक महीना गुजर गया, रेंट जो है अब देना है दुकान का, जिस जगह हमने दुकान खोली हुई है या हमारी फैक्ट्री है जो भी है, तो उसका रेंट पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है। हमारे बैंक बैलेंस में जितना पैसा है उससे ज़्यादा हमने पैसा दे दिया। ऐसा होता है कि बैंक कभी कभी आपको ये फैसिलिटी दे देता है कि आप जो है बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लें। मतलब आपके बैंक अकाउंट में अगर 5,000 रुपये थे और आपने किसी को, आपके बैंक की तरफ से आपको अलाउड है कि आप जो है 1,000 का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, बैंक रिलेशन के ऊपर फैसिलिटी दे देता है। तो आप किसी को 5,000 होते हुए भी 5,500 या 6,000 तक का चेक दे सकते हैं। आपके बैंक बैलेंस के 5,000 कटेंगे और मज़ीद जो 1,000 कटेंगे वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएंगे, कि आपने बैंक से ओवरड्रॉ कर लिए पैसे। तो वो भी एक लायबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट सबसे पहले काटेगा। बिल्कुल हमारे उन जो है कम्युनिकेशन लाइंस में, यूफोन, वारिस, जायज़, इन सब में हमारे कार्ड्स के अंदर होता है कि व्हेन वी डोंट हैव एनी मोर प्रीपेड बैलेंस लेफ्ट, तो हम लोन ले लेते हैं, दैट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। फिर हम जब दोबारा उसके अंदर इजी लोड करवाते हैं, कार्ड चार्ज करते हैं, तो हमारे पैसे सबसे पहले लोन के कटते हैं। उसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट का भी होता है मामला। इसके अलावा हमारी लायबिलिटीज़ होती है कि बैंक से अगर हमने किसी किस्म का लोन ले लिया या किसी और से ले लिया, बैंक से नहीं लिया, तो लोन इज़ अ लायबिलिटी। इसी तरीके से हमारे किसी किस्म के मॉर्गेज, ये भी लोन ही होता है, लेकिन मॉर्गेज की टर्म इसको दी जाती है कि हम घर गिरवी रखवा के कोई लोन लेते हैं, तो दैट्स अ लायबिलिटी। डिबेंचर्स इशू कर देती है अगर कंपनी। नाउ दिस इज़ समथिंग यू नॉट नो, तो हम बस इसको ऐसे ही बाय वर्ड लिख रहे हैं, दिस इज़ लायबिलिटी। अच्छा, मैंने अगेन 2 अलग अलग सेक्शंस में काम किया है। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, जिनको अभी मैंने सर्कल किया है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, या नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहो आप तो ज़्यादा बेहतर है, और ये हमारे राइट हैंड साइड पे करंट लायबिलिटीज़ हैं।
ये नॉन करंट लाइबिलिटीज क्यों है? बिकॉज दे टेक मोर देन अ ईयर टू सेटल। नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं और ये करंट लाइबिलिटीज हैं। मोर देन अ ईयर बोलो या मोर देन फोर्सिएबल फ्यूचर बोलो, दे टेक मोर देन दैट टू सेटल, इसी वजह से ये नॉन करंट है। एंड करंट लाइबिलिटीज़ जो है हमारी 1 साल के अंदर अंदर ही सेटल हो जाती हैं। ये वाली ऑब्लिगेशन दे आर करंट लाइबिलिटीज़। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल। कैपिटल कहते हैं ओनर के प्राइवेट मनी को, या ओनर जो इन्वेस्ट करता है अमाउंट बिजनेस में, उसके प्राइवेट पॉकेट से। इसको हम कैपिटल भी कहते हैं और ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। अब याद होगा हमने शुरू के वीडियोस में ये बात कही थी कि आपको एज एन अकाउंटेंट इमेजिन करना है अपनी पोजीशन को जब भी अकाउंटिंग कर रहे हो, और आप अकाउंटिंग के काउंटर के उस तरफ बैठे हो जहाँ पर सारी अकाउंटिंग होती है, और ओनर आपके लिए somebody coming from outside है, कस्टमर आपके लिए somebody coming from outside है। इसी तरीके से कोई आपका बैंक है, वो कोई लोन देने आ रहा है, कुछ उधार देने आ रहा है, वो भी someone coming from outside है। कोई सप्लायर है, someone coming from outside। You are the accountant and you are gonna deal with everyone's money, और हर चीज़ का हिसाब किताब रखना है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम ओनर को कुछ एकदम ही बेतकल्लुफ़ी से एंगेज नहीं कर देते हमारे रिकॉर्ड्स में, बल्कि उसको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलती है ओनर के पैसे को कैपिटल के नाम से। ओनर जो भी पैसा लाएगा, हम उस अमाउंट से कैपिटल को बढ़ा देंगे बिजनेस में। ओनर जब भी पैसा विड्रॉ कर लेगा तो हम ड्राइंग्स जब भी ओनर करता है तो उसका कैपिटल कम कर देंगे। अब एक मिसाल देते हैं कि हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक तो हम माल बेचेंगे कस्टमर को तो कस्टमर देगा पैसा, उसके अलावा कहाँ कहाँ से आ सकता है, किसी किस्म की इनकम हो सकती है, उसके अलावा कहाँ कहाँ से आ सकता है। या तो पैसा उधार पे आ सकता है या ओनर ला सकता है। अब ओनर जो पैसा लेके आएगा ना अपने प्राइवेट मनी से, तो वो हमारे लिए कैपिटल है। अब चाहे ओनर खुद, अब एक ऐसी सिचुएशन है कि ओनर ने खुद उधार लिया किसी और से और वो पैसा लेके आ रहा है बिजनेस में, तो आप उसको क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल ट्रीट करेंगे या लायबिलिटी ट्रीट करेंगे? एक्चुअली वो आपका कैपिटल ट्रीट होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी बिजनेस की नहीं है, वो ओनर के लिए लायबिलिटी है। ओनर borrowed and invested in business। ओनर ने किसी से पैसा बोरो किया और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो ओनर के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, वो ओनर की पर्सनल लायबिलिटी है। तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा? फॉर बिजनेस इट इज अ कैपिटल। बिजनेस के पास वो पैसा आएगा तो हम बिजनेस में हम अकाउंटेंट बैठे हैं, हम उसको कहेंगे कि हमारे पास पैसा कैपिटल की मद में आया है, उधार की मद में नहीं आया। बिजनेस खुद किसी किस्म की बोरोइंग करता है अपने खुद के बिहाफ पे, तो वो लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। दैट्स इट। अच्छा, इसी तरह से एक और मिसाल देता चलूँ कि बिजनेस के अंदर, मतलब बिजनेस का बिल आया बिजली का, 5 लाख रुपए बिल आता है फैक्ट्री का। तो ओनर क्या करता है कि वो विजिट करने आया हुआ है फैक्ट्री एंड ही सीज द बिल एंड वो कहता है यार ये जो है ना ऑनलाइन पेमेंट कर दो मेरे अकाउंट से इस बिल की। अब ओनर के पर्सनल अकाउंट से वो पेमेंट हुई है, तो वी वुड स्टिल बी ट्रीटिंग
दिस अमाउंट एज अ कैपिटल इन द बिजनेस, के एज एफ के ओनर ने हमें पैसा दिया पहले बिजनेस में और फिर उस पैसे से हमने बिजली का बिल भरा फैक्ट्री का। हम ये नहीं करेंगे कि यार बिजनेस का पॉकेट हो या ओनर का पॉकेट हो, एक ही बात है कि इट्स लाइक एक जेब से निकाले पैसे दूसरी जेब में डाले। नो नो नो, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कैपिटल का नाम भी इसीलिए दिया गया है ताकि जब भी पैसा आए उसका हिसाब रखा जाए, जब पैसा ओनर निकाले उसका भी हिसाब रखा जाए। अब ओनर अचानक से आ जाता है कि भाई ऑर्डर आ जाता है अकाउंटेंट को कि मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दी जाए बिजनेस में से, तो ओनर है भाई करना पड़ेगा। अकाउंटेंट उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर देगा बिजनेस में से, और अकाउंटेंट इसको विड्रॉल या ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करेगा कि ओनर ने अपने कैपिटल में से पैसा निकलवा लिया है, जितनी फ़ीस थी उतना। ओके